गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सब्जेक्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का BCOC 138। ये आपका सब्जेक्ट है। आप मेरे को कमेंट करके बताना इसका एग्जाम किस डेट को है, ठीक है। इस वाले सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को है, फिर मैं अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग क्लासेस वगैरह करूंगा, ठीक है। तो ये BCOC 138 बीकॉम आपका जो सब्जेक्ट है, बीकॉम जी इग्नू बीकॉम जी का, और ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 1 से। ये मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया था, और अगेन मैं यहाँ से चलूंगा। मैं सबसे पहले इसमें जो अपनी वीडियोस में जो कवर करने वाला हूँ, एक तो आपके रिवीजन क्लासेस होंगे इसमें, जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग के इस सब्जेक्ट में जितने भी यूनिट्स हैं, उन सबकी एक रिवीजन होगी। इस वीडियो में तो पूरी रिवीजन नहीं होगी, इसमें आपको मैं 1 2 एटलीस्ट 3 और 4 और 5 और 6, मैं इतने तक की रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा कि 1 2 3 4 5 6 यूनिट तक का ओवरव्यू मिल जाए आपको। देन मैं एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर, उसके बाद में क्वेश्चन पेपर करूंगा, और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या हम कर पाएंगे, लेकिन अभी का हमारा वो है कि हम यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक हम ओवरव्यू जरूर कर लें, एक रिवीजन क्लास जरूर कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, अभी इसको अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हम पहले यूनिट 1 पे आ जाते हैं सीधा पहले, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बाद में करेंगे, हम पहले पढ़ लेते हैं सिलेबस हमारा क्या है, और हम क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। तो अभी तक आप जैसे सुन रहे थे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपने सुना होगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग आपने सुना होगा, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने सुना होगा, है ना। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग नया चीज आ गया है ना, या फिर हो सकता है आपने पहले ये सारी कॉस्ट अकाउंटिंग सुन लिया, अभी फाइनेंस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये थोड़े से अलग डिफरेंट सब्जेक्ट भी होते हैं। तो देखो, बात तो हम अकाउंटिंग से तो समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। अकाउंटिंग से हमें ये समझ में आ रहा है, देखो थ्योरेटिकल है आपका पेपर BCOC 138। इसमें काफी सारा पोर्शन आपका ये रहता है, फिर 60-40 का रहता है। और आप ये ध्यान रखना कि इसमें 60-40 का रहता है रेशो, इवन थ्योरी पोर्शन ज्यादा आता है, तो इसलिए थ्योरी पोर्शन को भी मैं उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। जैसे आप फिनेंस अकाउंटिंग देखते हो ना, फिनेंस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऐसे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें करते क्या है, क्या इसका नेचर है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस वगैरह हैं, तो ये सारी चीजें हम थ्योरेटिकल पोर्शन का जो पहला चैप्टर है उसमें हम नेचर एंड स्कोप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट कंसेप्ट एंड इट्स असर्टेनमेंट, मतलब कॉस्ट का कंसेप्ट एंड इट्स असर्टेनमेंट क्या से करेंगे। असर्टेन मतलब होता है कैसे इसको हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे कॉस्ट की, इसका कंसेप्ट क्या है, ये चीज हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड ब्लॉक है इसमें, सेकंड ब्लॉक का मटेरियल एंड लेबर के बारे में बात हो रही है, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड इश्यूज, मतलब यहाँ पे मटेरियल एंड लेबर के बारे में बात कर रहे हैं कि मटेरियल की कॉस्टिंग कैसे करेंगे। क्योंकि जैसे ये, अच्छा, ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करते हैं, कोई ऑपरेशंस यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइडर करता है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, या फिर कोई और अदर्स ट्रेडर्स जो होते हैं वो लोग करते हैं। तो बेसिकली देखो, मैन्युफैक्चरिंग तो 100% करते ही हैं, और सर्विस प्रोवाइडर भी करते हैं सर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए, फिर टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, हमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन करते हैं वो, कॉस्ट पर यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे डिसाइड करते हैं कि एक पेन के प्राइस कितना होगा, कैसे डिसाइड करते हैं कि एक पानी की बोतल की कीमत कितनी होगी, कैसे कोई भी प्रोडक्ट के यूनिट, जैसे कि मोबाइल फोन है, सेल फोन है, किसी भी प्रोडक्ट का आपको ये जो मार्केट प्राइस, जैसे आप बिस्कुट पे लिखा हुआ देखते हो 5 रुपए का MRP लिखा हुआ देखते हो, या फिर किसी भी चीज पे कोई भी पैकेजिंग आप देखते हो, ये जो MRP है ये कहाँ से आया, MRP। तो MRP कैसे आता है, कंपनी जितनी भी होती हैं सब वो अपनी कॉस्ट निकालती हैं, कि उसमें डायरेक्ट कॉस्ट होती है, कुछ कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, कुछ मार्केटिंग, कुछ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो सारे एक्सपेंस मिला देते हैं, कुछ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल कॉस्ट सारे ऐड करने के बाद टोटल यूनिट्स कितने आए, यूनिट से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है। उस कॉस्ट पर यूनिट ही हमारा, इस पूरे उसमें हमने कॉस्ट पर यूनिट जो हम कर रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट, इसी की कैलकुलेशन हमने करनी है। तो इसमें कॉस्ट कंट्रोल करना है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकें। देखो, अपने अगर हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से काम होते हैं। एक होता है हम अपनी सेल्स को क्या करें, बढ़ाएं, सेल्स को हम बढ़ा करें, या फिर हम सेल प्राइस को हम क्या करें। देखो, एक होता है सेल्स प्राइस, सेल्स की क्वांटिटी बढ़ाओ, है ना। सेल्स की क्वांटिटी मतलब कि जैसे अभी 10,000 यूनिट सेल हो रहे थे, तो अब आप क्या करो,
20,000 50,000 यूनिट सेल करो, तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरा है सेल्स प्राइस बढ़ा दो, यानी कि जो आप अभी कोई रजिस्टर्ड है, कोई पेन है, कॉपी है, कोई भी चीज है, अभी आप 100 रुपए में बेच रहे थे, तो उसका प्राइस बढ़ा के 120 कर दो। तो देखो ये भी है। एक तीसरी चीज है कि आप थोड़े से अपनी जो कॉस्ट एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करो। क्या रिड्यूस हो रही है? देखो कहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है, देखो कहाँ पे वेस्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, देखो कहाँ पे मटेरियल की क्वालिटी को और बेटर कर सकते हैं सेम एग्जिस्टिंग कॉस्ट को लगते हुए। तो आपको क्या बेटर लगता है? एक तो सेल्स को बढ़ाना, यानी कि मार्केटिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट और बाकी कोलैबोरेशंस और बाकी चीजों से हम सेल्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑफर्स दे सकते हैं कस्टमर्स को, है ना। सीजन ऑफर्स आते हैं बहुत सारे, जैसे दिवाली पे आ गया, या और भी आप देख रहे हो जितने होली, ईद, दिवाली, जितनी चीजें आती हैं, तो उसपे फेस्टिवल्स पे सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ऑफर लिख देते हैं। एक दूसरा मैंने बताया था, प्राइस बढ़ा दो। जैसे 10 रुपए का बिस्कुट है, उसको 12 रुपए कर दो, ऑटोमेटिक आपकी जितनी यूनिट बिकेंगे, आप 2 रुपए ज्यादा मिलेगा। थर्ड मैंने बताया कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो देखो ये भी है, इसमें भी एक्सपेंस लग रहा है ना, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस का मतलब होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करें, कंट्रोल को, कॉस्ट पे बिल्कुल हम कंट्रोल करके चलें, है ना। हम वेस्टेज ना करें कहीं भी, जितना कहीं भी अगर वेस्ट हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल करें। ठीक है, तो ये सारी कैसे करेंगे? ये हम, आप जैसे आप जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप लोग क्या बनोगे कल को? जब ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपने फाइनेंस अकाउंट पढ़ लिया, इनकम टैक्स भी आप पढ़े रहे हो, बिजनेस लॉ आपने पढ़ लिया, है ना, कंपनी लॉ आप अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, तो ये सब करने के बाद आप कॉस्ट अकाउंटेंट भी की भी जॉब कर सकते हो। कॉस्ट अकाउंट का काम होता है कि एक एक कॉस्ट की बारीकी को चीज को पकड़ता है। जैसे कि अगर हम अपने घर के बारे में बात करें, आप अगर मेरे घर में आओगे और मैं आपको एक चाय ऑफर करूंगा, 1 कप, ठीक है, ये एक कप है और उसके ऊपर चाय है, तो क्या होगा? अगर हम, मेरे से कोई पूछेगा कि इसकी कॉस्ट कितनी हुई, तो मैं क्या करूंगा? मैं दो तरीके के इसमें ऐड करूंगा। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे कुछ, है ना, और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि हाँ, ये हमने, आपने हमें जो चाय पिलाई वो कितने की मिली, तो हो सकता है मैं उसमें देखूंगा कि कितना उसमें मिल्क कितना गया, ठीक है, उसमें टी लीव्स, चाय की पत्ती कितनी गई, शुगर कितना गया, या फिर इलायची और बाकी और ऐड मसाले वगैरह कितने डाले हो मैंने उसमें, तो ये, या फिर अदरक, इलायची, जो भी चीज है, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है जो हमें पता है कि पर कप के हिसाब से पता चल जाता है, यानी कितने कप के हिसाब से मैंने क्या क्या डाला, वो पर कप के हिसाब से इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है, या फिर इसको हम बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंस बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जब मैं किचन में गया तो गैस का मैंने यूज किया, है ना, और गैस मतलब फ्यूल जो भी होता है, एलपीजी सिलेंडर वगैरह, है ना, वहां पे फैन चल रहा था, वहां पे लाइटिंग यूज हुई, है ना, मैंने किचन में अंधेरे में तो काम नहीं किया होगा। तो ये सारे जितने एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, जो एक दिन में तो नहीं देखे, लेकिन एक जब मंथ हो जाता है, एक मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो उसमें किचन का बिल भी होता है। मैंने उसमें एडजस्ट फोन क्या यूज किया होगा मैंने उसमें, किचन के अंदर एक एडजस्ट फैन होता है ना, छोटा सा फैन होता है जो, तो वो भी हमने चलाया होगा मैंने 2 मिनट के लिए जब चाय बना रहा था, तो ठीक है। फिर पानी का, वाटर का भी बिल आता है, तो और भी बाकी चीजें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होती है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि मटेरियल, जब से अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज इश्यूज, इन्वेंट्री कंट्रोल, देखो इसी का पार्ट समझा रहा हूँ मैं अभी, इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटेंट क्या क्या काम करता है। तो वो ये देखेगा, मैं भी आपको एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ कि एक कप चाय के लिए, 1 कप चाय में हमने अपने डायरेक्ट एक्सपेंस देखे क्या क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी देख लिए, और कुछ होते हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स, कुछ अभी तो यहाँ पे तो नहीं होंगे, लेकिन किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कुछ फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, कुछ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस होते हैं, तो सारे एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं। तो फिर हमारा फाइनल एक कॉस्ट पर यूनिट निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनल कितने प्राइस का बिका, कॉस्ट कितनी टोटल लगी इसमें और कितने प्राइस का बिका, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा कंपनी का प्रॉफिट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म के लिए, पार्टनरशिप हो, कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, उसका वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या होता है, पहले तो हम इसमें देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या, यूनिट 1 में देखेंगे कि क्या स्कोप वगैरह है, कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है, इसका असरटेन कैसे करेंगे, पर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। जब तक हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में, मान लो मैं ही कोई रजिस्टर बेच रहा हूँ, कोई कॉपी पेन भी बेच रहा हूँ, पर पेंसिल इरेजर बेच रहा हूँ, मैं बैग बेच रहा हूँ, मैं सेल फोन मोबाइल बेच रहा हूँ, तो कोई भी प्रोडक्ट में अगर मैं बेचता हूँ, तो मेरे को अगर उसका प्रोडक्ट का प्राइस नहीं पता होगा कि मेरे को कितने की पड़ रही है, बोलते हैं ना, आपने कई बार सुना होगा कि पड़ती पड़नी पड़ती, कई बार हम सब्जी लेने जाते हैं तो उसको जब तक पता नहीं होगा कि मेरे को आलू कितने रुपए किलो पड़ रहा है, भिंडी मेरे को कितने रुपए किलो पड़ रही है, तो वो आपको कैसे प्राइस बता पाएगा? कोई ऐसे तुक्के से तो चलता नहीं है डेली डेली का बिजनेस। उसे पता है कि मेरे को भिंडी 32 रुपए किलो पड़ रही है, उसे पता है मेरे को मार्केट में 40 रुपए किलो बेचना है, तो ये जो 32 रुपए की उसकी कैलकुलेशन तो बड़ी ईजी है। लेकिन हम और आपके लिए कैलकुलेशन इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैं पूरी आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ कि एक फैक्ट्री के अंदर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इंटरनेट चार्जेस, ट्रेवलिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ठीक है,
और मैं आपको करूँ तो स्टेशनरी के जो खर्चे होते हैं, है ना? जो छोटे-छोटे स्टेशनरी खर्चे होते हैं, क्लीनिंग के होते हैं, स्वीपिंग वगैरह के होते हैं और फूड चार्जेस होते हैं, एम्प्लॉयी के चार्जेस होते हैं, वेजेस होता है, बहुत सारे वेजेस होते हैं, इंश्योरेंस के चार्ज होते हैं, फ्रेट इनवर्ड होता है, फ्रेट आउटवर्ड होता है, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, ठीक है? डेप्रिसिएशंस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह लगता है, बैड डेट्स भी होते हैं, अगर आपने देखा होगा। स्टॉक आउट्स, तो काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं, उन सब खर्चों को हम ऐड कर सकते हैं। देखो 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक तो हम डायरेक्ट वाले, है ना? और एक इनडायरेक्ट वाले, ठीक है? डायरेक्ट मतलब जो हम पर यूनिट के हिसाब से निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट मतलब जिसको हम अ, पर कप के हिसाब से नहीं निकाल सकते हैं, पर यूनिट या पर शर्ट के, जैसे कोई अगर मान लो शर्ट बन रहा है किसी कंपनी के अंदर, तो पर शर्ट के हिसाब से नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? तो अब डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों को ऐड करोगे, ठीक है? तो आपका आ जाएगा फिक्स टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसको हम पर यूनिट से निकालेंगे तो हमारी कॉस्ट कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमें इसमें करना भी है प्रोक्योरमेंट में। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है जब हम किसी मटेरियल को परचेज़ करते हैं, मटेरियल का यहाँ से प्रोक्योरमेंट से मतलब है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को भी बड़ी-बड़ी कंपनियों के अंदर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है सो दैट कि वो अपनी चीज़ों को बेटर कर सकें। तो और यहाँ पे क्या है, प्रोक्योरमेंट का मतलब रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना। स्टोरेज करना, तो स्टोरेज की भी कॉस्ट आती है। अगर मान लो हमने प्रोक्योर किया, ऑर्डर किया, है ना? वहाँ से सामान आया, बड़े-बड़े कैरीज कंटेनर ट्रकों में आता है, उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। तो स्टोरेज करते हैं कि अपने वेयरहाउस में करते हैं, गोडाउन में करते हैं या फिर अपनी शॉप्स में जहाँ स्पेस होता है। मान लो हम मेरे आटे परचून की दुकान है, तो मैं मान लो 10 ट्रक आटा जो होता है या चावल होता है, अगर मैं मँगा लूँ, चने मँगा लूँ और मान लो दुकान में रख लूँ और वो ना बिके, तो क्या होगा? अगर मान लो वो नहीं बिकेगा तो भई ऑब्वियसली वो खराब होने के चांसेस है बिल्कुल, है ना? कि उसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा स्टोरेज का खर्चा भी होता है। अगर मान लो बहुत सारा आटा है नहीं, उतना ही आटा मँगाओ जितना बिकता है डेली, उतना ही चीनी मँगाओ, है ना? ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मँगा लिया। तो ये सारे कांसेप्ट हैं। इस यहाँ पे डिसीजंस मेकिंग है। आप एक अकाउंटेंट की तरह हो, आप बीकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको ये सारे डिसीजंस लेने हैं कि प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, इश्यूज़ कितना करना है और उनकी कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, इन्वेंटरी कंट्रोल, यही आपने देखना है। फिर 2 मेथड भी हम सीखेंगे, फीफो मेथड क्या होता है, लिफो मेथड क्या होता है। एक तो फीफो मेथड होता है, लिफो मेथड होता है, वेटेज एवरेज मेथड होता है, ठीक है? तो जितने भी इन्वेंटरी कंट्रोल के मेथड होते हैं, उसको भी हम सीखेंगे। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, सेफ्टी लेवल, तो ये सारे जितने लेवल्स होते हैं, ईओक्यू क्या होता है ना? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, तो सारा चीज़ इन्वेंटरी कंट्रोल में आएगा। प्राइसिंग एंड इश्यू ऑफ मटीरियल्स, तो मशीन प्राइसिंग इश्यू ऑफ मशीनरी का जो मशीन कह रहा हूँ, मशीन नहीं, मटेरियल्स के जो इश्यू का प्राइस होगा वो क्या होगा, है ना? जैसे अगर मान लो पिज़्ज़ा बनता है तो पिज़्ज़ा के पास जो बनाने वाली जो कंपनियाँ होती हैं, मैकडी हो गई, डोमिनोज़ हो गई, जो भी हो गई, ठीक है? तो उनके पास जितने मटेरियल्स आते हैं तो वो मटेरियल की कॉस्टिंग करते हैं डेली, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग सेम नहीं होती सेम हर पूरे साल में। अगर एक 1 महीने में 30 दिन होते हैं ना, 30 दिन उनकी जो शिमला मिर्च है, मटेरियल है, जितनी चीज़ें होती हैं उनके पास जो रॉ मटेरियल आता है, सबका प्राइस अलग-अलग होता है। आपने देखा होगा पिज़्ज़ा का प्राइस तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। लेकिन जितने इनके अंदर इंग्रीडिएंट आ रहे हैं, इनके अंदर जितने प्रोडक्ट हो रहे हैं, उन सबकी प्राइसिंग अलग-अलग होती है। डेली जो स्टॉक आता है मंडी से, उनके पास सामान आता है या दुकान से आता है, तो उनकी प्राइस अलग होते हैं। लेकिन वो एक प्राइस कैलकुलेट करते हैं जिस प्राइस पे वो चार्ज करते हैं। मतलब अपनी वो अगर कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट भी मैं समझाऊँगा आज आपको कि कॉस्ट शीट क्या होता है। ठीक है? कॉस्ट शीट का मैं थोड़ा रफली आईडी भी दे देता हूँ। एक कॉस्ट स्टेटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट शीट किसी कंपनी की। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल के एक्सपेंस को ऐड करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल के एक्सपेंस को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम उसका डायरेक्ट लेबर के एक्सपेंस को ऐड करते हैं, फिर डायरेक्ट जो बाकी एक्सपेंस को ऐड करते हैं, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर ये बन मिलके बन जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट, ठीक है? प्राइम कॉस्ट बन जाता है, प्राइम कॉस्ट में हम फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, ठीक है? फैक्ट्री ओवरहेड में मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है? लेकिन प्योरली फाइनेंस वाले जो कॉस्ट है, जो पी&एल अकाउंट में जाते हैं, उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे। वो सारी चीज़ मैं वन बाय वन आगे जब पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो वो सारी चीज़ बताऊँगा। तो प्राइम कॉस्ट निकलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे, तो आ जाएगा आपका वर्क कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है? फिर फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड करोगे, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है? उसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करोगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। फिर उसका डिफरेंस आप अब ये थोड़ा आपको हो सकता है मैंने बता दिया, अभी कॉस्ट शीट डिस्कस नहीं करना था। प्राइसिंग एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? कॉस्ट शीट बना करके। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, इसी में आपका कॉस्ट शीट बन जाएगा लेबर एंड बेसिक। लेबर कॉस्टिंग कैसे होती है? आपने देखा होगा लेबर जो होती है हमारी, जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो उनको यूनिट के हिसाब से दिया जाता है कई जगह पे। अच्छा, कहीं जगह पे सैलरी दी जाती है मंथली। बड़ी-बड़ी शॉप्स होती हैं, मिठाई की दुकानें होती हैं, फैक्ट्री जहाँ पे कपड़े बनते हैं, जूते, चप्पल, जूते बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक सैलरी दी जाती है। उनको बोला जाता है आपको 15,000 तो आपको पर एक फिक्स सैलरी दी जाएगी, इतना तो आपको मिनिमम दी ही जाएगी। लेकिन प्लस आपको डिफरेंट तरीके से बोनस, डिफरेंट मेथड ऑफ बोनस भी कैलकुलेशंस होता है। तो ये मेथड जो है बहुत जगह यूज़ होता है,
कि आपको एक तो फिक्स सैलरी दी जाएगी, अब बोनस के ऊपर भी कंडीशंस होती है, ठीक है, कि आप ओटी ओटी कितना कर रहे हो, ओवर टाइम कितना कर रहे हो, आपका जो है अलग अलग मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं कि आपका बोनस कितना बनेगा, कितने यूनिट आपने टोटल प्रोड्यूस करे और कितने टाइम में किया है। तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि कोई कौन सा वर्कर हमारा कितना एफिशिएंट है। फिक्स सैलरी तो सबको मिलेगी, लेकिन बोनस वाला जो है वो कंसेप्ट है हमारा, तो उसमें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग फॉर लेबर, ये दोनों हमारे लेबर के लेबर कॉस्टिंग है, ठीक है, लेबर कॉस्टिंग है, ये दोनों हमारा क्या है, मटेरियल है, ये तीनों हमारा मटेरियल कॉस्टिंग में आएगा। और भी चीजें यहाँ पे ओवरहेड्स के बारे में बात करें, मैं ओवरहेड्स के बारे में बताता हूँ। ओवरहेड्स वो एक्सपेंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते। जैसे एक शर्ट है, शर्ट में कितने बटन लगते हैं, तो भाई एक बटन लगता होता है 5 रुपए का आता है फॉर एग्जाम्पल, और एक शर्ट में 7 बटन लगते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 35 रुपीज। तो ये जो बटन की कॉस्ट है वो हम पर शर्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब शर्ट बन रही थी तो वहां पे हमने कूलर लगवाया, कूलर चल रहा था, कूलर का जो बिल है वो कितने शर्ट के ऊपर आएगा। अगर मान लो शर्ट भी बन रही है, रुमाल भी बन रहा है वहां पे, और वहां पे पैंट भी बन रही है, तो उस जो कूलर चल रहा था तो कूलर का जो बिजली का बिल है उसका खर्चा कैसे बांटेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड वो एक्सपेंस होते हैं जो हम पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि हर शर्ट में 35 रुपए के तो बटन लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई मशीनरी जिससे वो शर्ट बुनाई हो रही है, उससे रुमाल भी बुन रहे हैं, और भी चीजें कपड़े बाकी भी बुन रहे हैं, है ना, बुन नहीं रहे, सिल रहे हैं, तो सिल रहे हैं, उस सिलाई का एक्सपेंस में हम कैसे मानेंगे, या उस एम्प्लॉय का एक्सपेंस कैसे मानेंगे। बाहर अगर कोई वॉचमैन है, चौकीदार है, जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनकी सैलरी को हम शर्ट के सबसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। कॉस्ट तो है फैक्ट्री का, जो गार्ड है, वो जो फैक्ट्री के अंदर शर्ट बन रही है, उसके खर्चे में, उस शर्ट के खर्चे में बाहर जो गार्ड खड़ा है सिक्योरिटी वाला, या फिर जो गेट कीपर होता है ना, जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, बिजली के होते हैं, स्टेशनरी के होते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो शर्ट की कॉस्टिंग में ही ऐड होती है। लेकिन ये सारे कौन से कॉस्ट होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम बोलते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स मतलब इनको हम क्या करना होता है, हमें अपोर्शन करना होता है, उन डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में उसको अपोर्शन करते हैं कॉस्ट, ठीक है, ओवरहेड्स को। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड का कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो देखो, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आता है, और एक आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आते हैं, ठीक है। तीन तरह के बेसिक हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं इसके। अब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकालते हैं, मशीन आवर रेट कैसे निकालते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है मशीन आवर रेट और ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, दोनों। ट्रीटमेंट ऑफ अदर ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉस्ट लोकेशन के हिसाब से हमें करना है, ठीक है। तो ये सारे आपके ब्लॉक 3 हो गया, आपका ब्लॉक 4 हो जाएगा आपका। ब्लॉक 4 में है यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, वैल्यूएशंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सर्विस कॉस्टिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा सिलेबस है, ब्लॉक 1 2 3 4, कितना बड़ा सिलेबस हो गया, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको काफी सारे तो ऑप्शंस में मिल जाते हैं। जैसे आपको यूनिट 1 है ये ना, 1 2 है, ब्लॉक 2 है ये ब्लॉक 3 है, और ये आपको ब्लॉक 4 है, तो आपको परेशान नहीं होना। वैसे तो मैं सिलेबस तो 100% कराऊंगा, आपको इस वीडियो में पूरी सिलेबस नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल जो है ग्रैब अप स्किल्स, इस चैनल्स को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और इसमें एक और चीज कर लीजिएगा, अगर आपको लाइव क्लास करना है तो आप एक व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, तो आपको एक हम व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेंगे। नहीं तो एक काम करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर ऐड कर दूंगा, सो दैट कि हम लाइव क्लास को भी कर पाए, ठीक है। नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के हम नेचर्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, चलिए। यूनिट 1 हम करते हैं, नेचर पहले हमने बात करी थी नेचर एंड स्कोप के बारे में, तो हम यहाँ देखेंगे नीड फॉर कॉस्टिंग की क्या जरूरत पड़ गई, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या जरूरत है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या है, कॉस्टिंग एंड इकोनॉमी, डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आपका एग्जाम का भी क्वेश्चन है, आप देख लेना, ठीक है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, तो कॉस्टिंग सिस्टम देखो, वैसे तो छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उसमें तो होता नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं, फिर जो मीडियम, आजकल मीडियम एमएसएमई भी है, वो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग हो बीकॉम करने के बाद, ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने के बाद, आप किसी भी छोले कुलटे वाले के पास जाके बोल सकते हो कि एक प्लेट छोले आपको जिसमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है। किसी चाय वाले को जाके बोल सकते हो कि आपको एक कप चाय की कॉस्ट एक्चुअली कितनी है। वैसे तो बहुत सारे चाय वाले हैं, उनको
रफली आइडिया लग जाता है, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो बता देंगे कि मेरे को 7 रुपए की चाय पड़ रही है, 3 रुपए की पड़ रही है, 5 रुपए की पड़ रही है, और मैं 5 7 वाली 15 में बेचता हूँ, है ना, 5 वाली में 10 में बेच रहा हूँ, 3 वाली में 5 रुपए में बेच रहा हूँ, तो उस तरीके से उनको पता होती है। ऐसे ही छोले कुलचे वाला हो, या ओके, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो चीजें होती हैं, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, तो उनकी आप पर यूनिट कॉस्टिंग देखो, अल्टीमेटली हमें इसमें निकालना है पर यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट कंट्रोल, है ना, और आइडेंटिफाइंग एंड असरटेनमेंट ऑफ कॉस्टिंग। तो हमें देखना है कि हर एक प्रोडक्ट की हमारे पे कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है, और फिर हम अभी तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटिंग करेंगे, तो वहाँ ये भी देखेंगे, कंपैरिजन भी आएगा, डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करेंगे। अभी मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, मटेरियल, फिर लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर ओवरहेड्स के बारे में बात करेंगे, तो इन सबकी कॉस्टिंग करेंगे। ऑपरेशन कॉस्टिंग, बजट और स्टैंडर्ड, ये सारी चीज हम इसमें करने वाले हैं, सिलेबस में आपका पूरा है, तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो है हमारा, डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, अरे ये इतनी सारी लंबी थ्योरी आ गई है, ठीक है। डिफाइन कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, सारी चीजें हैं। मैं आपको ये, वैसे आपकी बुक में सब कुछ होगा, बहुत आप स्टूडेंट्स, ये मैं पता है क्यों करता हूँ, आपने नोटिस किया होगा, मैं अपने जितने भी लेक्चर्स में डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल्स पे, तो सब में मैं पीडीएफ इसलिए यूज करता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि हमारे पास बुक नहीं आई है, सो दैट मैं आपको पीडीएफ यहाँ लगा देता हूँ, ताकि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता लग जाए। इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, थोड़ा स्किप करते हैं इसको। नीड फॉर कॉस्टिंग, इसको भी स्किप कर देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना ही चाहता है, तो उसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। कॉस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी है, तो कहानियां हैं कि भाई इसमें कॉस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग, देखो फिनेंशियल अकाउंटिंग लिमिटेशन से ऐसे समझ सकते हो कि जो उसका एडवांटेज है, फिनेंशियल अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि वो पीरियोडिक होता है, ठीक है। और काफी सारे एक्सपेंस होते हैं, वो फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयरली अकाउंट मेजर करता है, ठीक है। और काफी सारे इनकम एंड एक्सपेंस होते हैं जो वो एक्सक्लूड करता है, ठीक है। इट डज नॉट क्लासिफाई एक्सपेंस इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे हम बात करें लिमिटेशंस की, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक्सप्लेन वो नहीं करता, सेपरेट नहीं करता। अगर आपने 11 12 में पढ़ा होगा, ट्रेड अकाउंट, ठीक है, ट्रेड अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, या फिर आपने एनपीओ अगर किया होगा, आपके सिलेबस में एनपीओ था। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके सिलेबस में एनपीओ था, क्योंकि लॉकडाउन में सिलेबस में से कट गया था, आपको पता होगा कि सीबीएसई के 12th की क्लास में से कट गया था एनपीओ, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, यस था, ओके। तो इस, अगर आपके पास ये था, तो फिर इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपने यहाँ पे इतने सारे जब अकाउंट्स बनाए, कंपनीज के अकाउंट बनाए, तो आपने कहीं भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके इस तरीके से फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्टिंग पढ़ा है आपने कहीं भी? नहीं, कहीं भी आपने ऐसा नहीं किया। आपने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे करके नहीं पढ़ा आपने। जो भी आपके एक्सपेंस होते थे, आप उसको पीएनएल में लिखते थे। अगर आप एनपीओ कर रहे हो, तो आप उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे, तो आप एक्सपेंडिचर में लिख देते थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप टोटल रिसिप्ट, टोटल कैश करते हो। कैश अकाउंट जैसे आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे कैश अकाउंट बनता है, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और फिक्स और वेरिएबल नहीं करते, यहीं पे करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें मिनिमम फिक्स कॉस्ट तो आने ही आनी है कंपनी को, चाहे कोई आउटपुट हो चाहे ना हो, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया, अगर मैं इसको समझाने लगूं तो ये चले जाएगा। क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट, देखो आपने किसी फैक्ट्री डाली, कहीं पे फैक्ट्री खरीदी, या फिर रेंट पे कोई दुकान दुकान ली, या फिर आपने गैस चूल्हे का इंतजाम किया। अब आपने गैस चूल्हे का इंतजाम किया, फैक्ट्री डाली, या फिर कोई रेंट पे दुकान, शोरूम कुछ भी खरीदा, उसके अंदर कुछ मशीन, बिजली बिल कुछ नहीं, उसके बाद आपने प्रोडक्शन करा चाहे ना किया, नहीं किया, तो भी आपकी एक फिक्स कॉस्ट आती है, ठीक है। उसके पर यूनिट कॉस्ट, आप जितना आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, तो आपकी एक वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो आपकी पर यूनिट के हिसाब से बदलती जाए। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो आपकी फिक्स रहती है कुछ टाइम तक, ठीक है, जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? स्टेबल होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ऐसी स्टडी कहाँ करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन हो गया, ये लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। It does not set up proper system of control over main element of cost which is material, labor और hence इस तरीके की चीजों को प्रॉपर कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड नॉर्म्स अगेंस्ट विच डिफरेंट कॉस्ट आइटम कैन बी, वन सेकेंड, ठीक है, कंपेयर्ड। तो ये इस तरीके की चीजें नहीं करता है। इसका फोकस क्या होता है? फिनेंशियल अकाउंटिंग का होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फोकस करना, ठीक है। बाकी और चीजों पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश का, बाकी और चीजों पे काम करना।
चलिए आगे देखते हैं हम। इट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्टिंग का इंतजाम नहीं करता, कुछ भी इसके बारे में कुछ भी बातचीत नहीं करता, कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं बनाता, इसलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग से पढ़ते हैं। कॉस्टिंग एंड इकोनॉमिक, देखो कॉस्टिंग का क्या है, इसमें ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, लिमिटेड रिसोर्स है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, आपने देखा होगा एक पेंसिल जो है आज भी 5 रुपए की आती है, ठीक है। तो देखो कॉस्टिंग तो बहुत कुछ हुआ होगा, तो कॉस्टिंग कैसे करते हैं, आज भी बहुत सारे पेन है जो 5 रुपए के आते हैं, आज भी बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट है जो 5 रुपए के आते हैं, शैम्पू हैं, बहुत सारे शैम्पू हैं जो 1 रुपए का भी आता है, और 2-3 रुपए का भी शैम्पू जो होता है ना बालों में लगाने वाला वो आता है। तो आपने नोटिस किया कि पिछले 5-6 साल, 7 साल, 10 साल के अंदर इनका प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, क्यों? तो ये सब क्या होते हैं, ग्लोबल कंपटीशन से के रीजन से, है ना, लिमिटेड रिसोर्स हैं, हमें उसी में करना है, हम प्राइस नहीं चेंज कर सकते। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट है, फर्स्ट फास्ट डिसीजन है, तो ये फास्ट डिसीजन भाई लेना है तो हमें अपने को एक्यूरेट करना पड़ेगा, अप टू डेट रखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भाई अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फिक्स कॉस्ट है, बहुत सारी कंपनी, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो होना ही होना है। अब मैं मान लो ये क्लासेस कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, मैं डेली चाय पीता हूँ, इसमें वाईफाई का कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन है ना, जो पर डे के हिसाब से यूज होता रहता है, तो वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। मैंने लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, मैंने और चीज परचेज किया, मैंने इसमें कैमरा परचेज कर लिया बहुत हाई क्वालिटी का, तो ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, एक बार कैमरा ले आया, ये सारी मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, फिक्स फास्ट डिसीजन, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमम प्रॉफिट्स, ये सब काम करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। कॉस्टिंग एंड इकोनॉमी, डिफरेंस, डिफरेंस क्या लिखा है ये, डिफरेंशिएटिंग कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, कॉस्टिंग अकाउंटिंग का डिफरेंस है, एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलिए अभी हम अपनी यूनिट को, आज की वीडियो को थोड़ा शॉर्ट वीडियो रखेंगे, इसके बाद मेरी जितनी वीडियोस आएंगी वो आपकी 40 मिनट या फिर 1 आवर की वीडियोस होंगी सारी। आज की वीडियो को हम कम कर रहे हैं, बाकी, और आपको ये काम करना है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, तो उसके बाद में और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइक और छोटा सा कमेंट कुछ कर देना कि कौन से मैं टॉपिक पे वीडियोस वगैरह लेके आऊं। और आपको अगर लाइव क्लास करनी है वो भी बहुत बेटर हो जाता है, तो अगर आप चाहते हो कि जूम पर लाइव क्लास हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको लाइव क्लास में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।